वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग अपना पॉलिटी का जो सीरीज़ है, जो कि एक बहुत ही मतलब इनोवेटिव सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लक्ष्मीकांत तो पूरा कवर करेंगे ही। उसके साथ हमने पीएम बख्शी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द बेयर एक्ट, जो हमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंटर्स जो समझने होते हैं वो हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। उसके साथ साथ कमेंट्री, गवर्नेंस, सोशल एंगल, सबसे हम लोग कवर करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो कि रेलिवेंट हैं हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को समझने के लिए, वो सब हम करेंगे। तो एक भी मिनट हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बिकॉज उससे कुछ नहीं होता है। आवर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो इसीलिए हम सीधा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने कवर किया था, जैसे हम लोगों ने बेयर एक्ट से भी समझा था। यहाँ पे हमने द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल जो है, जो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से ये मैनिफेस्टो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर ये नहीं समझा तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आएगा, और इससे क्वेश्चंस निकलते हैं और बहुत ज़्यादा निकलते थे। ये हमने एक्ट को कैसे फंडामेंटल से हम लोगों ने कम वो किया था, फ्रीडम स्ट्रगल से इसको कनेक्ट किया था। फिर द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, पीपल का आइडिया, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है उन्होंने हम लोगों में एक पावर देखी है, क्योंकि इट इज़ the people from which our constitution and our state derives power, क्योंकि हम लोगों ने दिया है। it is us led movement, तो it is us led movement and that is very important. Okay, this is a statement that if you give this any of your personality debates, it is going to benefit you and that is assured। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सब भी एडिशनल पॉइंट्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से करना है, टेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इंग्रेडिएंट्स से हमें करना है, तो इंग्रेडिएंट्स में हम लोगों ने ये भी बात टेक्स्ट में कर ली थी कि कैसे ये सोर्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे पीपल सोर्स बनता है हम से, अस लेट मूवमेंट, अस। ठीक है, दिस इज़ पीपल्स लेट मूवमेंट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो नेचर हमें पता लगता है इंडियन स्टेट का, क्योंकि आगे भी हम लोग वर्ड्स अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बेयर एक्ट से डिस्कस करेंगे, सॉवरेन। अब जैसे हम लोग कवर कर रहे हैं, ये पीटी तो कवर करेगा ही, मेंस तो कवर करेगा ही करेगा, और इसके अलावा ये पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स को भी प्रमोट करेगा। ठीक है, तो पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स को भी समझना, क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज़ आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी एक्चुअली हैव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपैलिटीज़ इन आवर माइंड। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब दे टेक इट एज जस्ट वन पॉइंटर का, एक पॉइंट में लाइन में समझो, दो पॉइंट में शॉर्ट नोट्स में समझ लो। हम लोग शॉर्ट नोट्स भी समझेंगे, पर पहले हम लोग अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। तो दैट इज़ देयर। तो नेचर क्या, सॉवरेन, तो ऑब्वियसली सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमें पता ही। अभी ये वर्ड्स को हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, और एडिशनली भी हम लोग डिस्कस करेंगे जजमेंट से। ऑब्जेक्टिव्स पता लगते हैं कैसे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे टेक्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया भी हुआ है कि हाँ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है द आइडिया ऑफ जस्टिस। अगेन नेहरू की डिबेट हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, बी आर अम्बेडकर लेके आएंगे, तो उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं ये बताएंगे। तो सिंपल तो ब्रॉडली आप कर लीजिए। तो डेट ऑफ अडॉप्शन तो हमें पता ही है, नवंबर 26, 1949, ये है डेट ऑफ अडॉप्शन। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, ये देखिए, इट आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स। तो यानी अडॉप्शन भी है एंड इनैक्टमेंट भी है। तो दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 26 नवंबर 1949। अब यहाँ पर हम लोग कीवर्ड्स को देखिए, अभी तक ये जो पॉइंटर्स हैं ये अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये एक एक वर्ड अपने आप में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग पहले आएंगे। तो यहाँ पे जो नोट्स दिए हुए हैं पीएम बख्शी में, उसको हम समझेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोग कहते हैं कि सिर्फ लक्ष्मीकांत को, एक तो पहले तो कोई लक्ष्मीकांत ही कंप्लीट नहीं कर पाता, और अगर कंप्लीट कर भी लेंगे तो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे आते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्पेसिफाइड प्रियम्बल में, उसमें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसमें जो देखिए ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाइड, ये नहीं कह रहा है कि प्रियम्बल एज अ होल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, बल्कि जो आइडियाज़ मेंशन है, जैसे सॉवरेनिटी का आइडिया हो गया, जस्टिस का आइडिया हो गया, तो ये जो आइडियाज़ मेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में का पार्ट है। मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, बट द आइडिया इज़ कि उसके जो आइडियाज़ हैं जिसमें मेंशन है वो चेंज नहीं हो सकते हैं। कि आप कह देंगे कल को कि भैया यहाँ पे जस्टिस को हम लोग नॉन जस्ट सोसाइटी बन जाते हैं, आज से मेरा रूल है
सिर्फ मैं ही सुप्रीम हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, कह देगा नहीं भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, नल एंड वॉइड। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे, प्रियम्बल का भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो यार अभी समझ लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। लोग इस पर 4 घंटे लगा देते हैं इस आइडिया को समझाने के लिए, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये एक बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। और ये समझना, अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि प्रिंसिपल्स जो है प्रियम्बल के वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि कैन नॉट, ये हम लोग अभी बता चुके, कैन नॉट बी अमेंडेड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि प्रिंसिपल्स को नहीं, हम डिक्टेटर नहीं बन सकते, हम डेमोक्रेसी है, बेसिक स्ट्रक्चर में है ये आइडिया। फॉर द थ्योरी, अब देखिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी हम लोग साथ साथ कवर करेंगे। फॉर द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी तो फॉर द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने कुछ जजमेंट्स देखनी होगी। केशवानंद भारती जजमेंट है, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण जजमेंट है, एंड मिनर्वा मिल्स केस के जजमेंट है। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स भी होंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, इसकी हम लोग बात करेंगे आगे जाके। ये सिर्फ टर्म है, ये यहाँ पे आ रहा था तो मैं लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है, इसमें लोग कहते हैं लड़ाई चल रही है, ठीक है। स्टेट कुछ करना चाहती है, इंडिविजुअल स्टेट और इंडिविजुअल वर्सेस में देखा जाता है, बट एक्चुअल में इस जजमेंट से आया है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब इसमें यूपीएससी में अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया। तो ये तीनों जजमेंट जो है यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि इसका रेफरेंस दिया गया है, तो ये हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर का जब पूरा टॉपिक करेंगे तब समझेंगे। आपको अभी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो याद करना है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। ये है ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, the objective specified contains basic structure of the constitution cannot be amended under article 368 of the constitution। ये अभी आपको याद रखना है। जजमेंट्स आगे, तो इंटरप्रिटेशन बाय प्रियम्बल। अब देखिए आज मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो ओरिजिनल टेक्स्ट पे, ठीक है। ये देखिए इंटरप्रिटेशन बाय प्रियम्बल क्या है। तो द प्रियम्बल में बी इन्वोक टू डिटरमाइन, क्या क्या प्रियम्बल से यूज़ हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट्स की डिबेट होती है, तो हम लोगों को भी कुछ क्लैरिटी ना हो तो हम जाके जैसे यहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी लिखा, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी समझने के लिए हम लोग प्रियम्बल का हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ केसेस हैं, अभी केसेस में नहीं जाना है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ जाता है मेन्स में, सपोज कि क्या इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल करके, तो यू हैव द पॉइंटर्स एट योर हैंड, इन योर हैंड। तो यहाँ पे क्या है, इंटरप्रिटेशन करने के लिए हेल्प करता है। लिविंग लॉ, अ लिविंग लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टू बी कंस्ट्रूड एज अ मियर लॉ बट एज अ मशीनरी बाय विच लॉज आर मेड। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉ नहीं है, एक मशीनरी प्रोवाइड करती है, एक बेस प्रोवाइड करता है किसका, जिसमें लॉज बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग एंड एन ऑर्गेनिक थिंग। अब एक बार क्वेश्चन आया था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी में, ठीक है, मेंस में 3-4 साल पहले ही आया था, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे यही लाइन आप लिख देते, इट्स अ लिविंग लॉ, इट्स एन ऑर्गेनिक थिंग। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड नहीं है कि एक बार बन गया बस बन गया, इट्स ऑर्गेनिक, ग्रो करता है, चेंजेस आते हैं। ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स हैज द ग्रेटेस्ट क्लेम टू बी कंस्ट्रूड ब्रॉडली एंड लिबरली। तो लिबरली हम लोग करते हैं, हमारा बहुत रिजिड नहीं है, तो इट्स अ लिविंग लॉ, ये वर्ड आ गया। अब सीधा पीटी में पूछ लिया जाएगा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग लॉ है, हम क्या कहेंगे लिविंग लॉ का क्या मतलब है, समझ में नहीं आएगा लोगों को। तो इसीलिए तो पॉलिटिकल लोगों को बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। यही सब चीज़ों की इतनी ही बात करने के लिए पीपल स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, बट we at Sankar Motion for General Awareness have dreamt of providing education to all, and just that we ask for is to actually subscribe our channel, is to share it with your friends and to give us support in your comments. Yes, so that is there. तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, अब ये जो बुक है ये खुद से पढ़ने में बहुत मेहनत लग जाती है क्योंकि हमें समझ में नहीं आता क्या लेना है क्या नहीं, तो यहाँ पे हम आपकी हेल्प करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या बात की कि इंटरप्रिटेशन में मदद करता है, लिविंग लॉ में मदद करता है, पावर्स मस्ट बी डिराइव फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आइडिया फिक्स्ड है, ठीक है। क्योंकि प्रियम्बल विंडो बन रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ की भी बात कर रहे हैं। टेस्ट ये जो कौन से जजमेंट में बोला गया है ये लाइन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आइडिया याद रखना है। आइडियल्स, यहाँ पे देखिए जो नेचर ऑफ द स्टेट हम लोग बात कर रहे थे, ये देखिए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो देखिए हम साइमल्टेनियसली बता रहे हैं आपको।
द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी आर इलैबोरेटेड बाय एनैक्टिंग प्रोविजंस। अब ये वर्ड सोशलिस्ट क्या है? रेड विद आर्टिकल 14 एंड 16 enabled the court to deduce a fundamental right to equal pay। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है? अब what the word socialism means। तो सोशलिज्म अगर पॉलिटिकल थ्योरी की टर्म्स में मैं बात करूँ, पॉलिटिकल थ्योरी के टर्म्स में, सोशलिज्म जो है वो कार्ल मार्क्स के आइडिया, मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। आइडिया क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, ये इनहेरेंटली हम कहते हैं कि ये बायस्ड है, प्रिजुडिस्ड है ना, कि मतलब कि जो अमीर है उसके फेवर में है, ऐसा मार्क्स कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो है वो अमीरों के फेवर में है, मतलब अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आई थी कुछ साल पहले, उन्होंने भी यही कहा था कि इंडिया में 99% जो है वो अमीर की वजह से ही, मतलब अमीरों के पास कैपिटल एक्यूमुलेटेड है। तो वो सब पॉइंट्स हो जाते हैं, वही कार्ल मार्क्स कहते हैं। इसी के अगेंस्ट आइडिया क्या आ जाता है? सोशलिज्म, मतलब इसी को ही एलैबोरेट करता है सोशलिज्म का आइडिया, जो कहता है कि भैया इक्वालिटी होना चाहिए। इंडिया में अगर देखा जाए तो हम लोग जो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। मतलब कि यहाँ पे ये नहीं है हम लोग वॉयलेंस का एलिमेंट करके सोसाइटी को जस्ट नहीं करने वाले हैं, हाँ हम डेमोक्रेटिक रूट से, तो वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हमें भैया इक्वल पे, हमने डेमोक्रेटिक रूट से कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि इक्वल पे होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि लड़का काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा दिया जाए, लड़की काम कर रही है तो उसे कम दिया जाए, या फिर कोई और कास्ट के बेस पे या किसी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सोशलिज्म का प्रिंसिपल, और इसको इसीलिए फंडामेंटल राइट्स के उसमें करते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स है, सही है। तो राइट टू इक्वालिटी हो गया या एम्प्लॉयमेंट हो गया, उस टर्म्स में हम सोशलिज्म को, अब यहाँ पे हमने प्रियम्बल के एक आइडिया को फंडामेंटल राइट से कनेक्ट करते हुए लिख दिया। द सेम वर्ड व्हेन रेड विद आर्टिकल 14 enabled the court to strike down a statute which failed to achieve the socialist goal to the fullest extent। और इसी पे काफ़ी जजमेंट्स भी आई हैं, ठीक है। एक केस हमारे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज मिनर्वा मिल्स केस, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि डीपीएसपी वगैरह पे इस पर क्या इफेक्ट है। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक आपको ये लाइनें याद रखनी है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दैट इज़ इट, ठीक है। सोशलिज्म के ही अंदर एक आइडिया आ जाता है, द आइडिया ऑफ जस्टिस, तो सोशल जस्टिस हो गया, तो सोशल जस्टिस। अब यहाँ पे देखिए ये सब है, यहाँ पे वर्ड हम लोग सॉवरेन तो डिस्कस अभी करेंगे ही, सोशलिस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सोशलिस्ट वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट से आया था, 1976 में आया था। तो ये वर्ड जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि 42nd अमेंडमेंट में लेके आए थे 1976 में, यानी इंदिरा गांधी के टाइम पे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि अगेन प्राइम मिनिस्टर बताइए, एक बार आया था ना फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आया था तो नेहरू का आंसर था, तो दैट इज़ देयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैड द सोशलिस्ट कंटेंट। अब ये डीपीएसपी में बात करते हैं, ये हम लोग बात कर चुके हैं। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो हमको दिखता है क्या कि कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या आइडिया आ गया? तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, डिमोस यानी पीपल। तो ये अवार्डी सेशन में ये बात किया गया था, कांग्रेस के अवार्डी सेशन हुआ था जो कि 1955 में हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी मतलब पहले हुआ था, और उधर हम लोगों ने ये शब्द यूज़ किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये नया पॉइंटर है, न्यू लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, तो अवार्डी सेशन में आपका आया था। ये आपका एक तरह से हिस्ट्री का फैक्ट हो गया जो कि आपसे प्रीलिम से पूछा जा सकता है। नोटेबली इंडियाज़ ब्रांड ऑफ सोशलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है एंड नॉट कम्युनिस्ट सोशलिज्म, जिसको कम्युनिस्ट सोशलिज्म को हम स्टेट सोशलिज्म कहते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड होता है भैया, वो नहीं है। यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक आइडिया से हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी हमने रखा हुआ है, पब्लिक सेक्टर को भी। अब जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया, एटॉमिक हो गया, इन सब में हमने पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है, वहीं पे प्राइवेट सेक्टर को भी हमने काफ़ी छूट दिया हुआ है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडियन सोशलिज्म जो है वो ब्लेंड है मार्क्सिज्म का एंड गांधीनिज्म, इसलिए नॉन वॉलेंट एलिमेंट है यहाँ पे। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे 1991 में, उसमें हम लोगों ने डाइल्यूट कर दिया था सोशलिस्ट क्रेडेंशियल ऑफ द स्टेट, क्योंकि देखो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल था, ठीक है, थोड़ा सा हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी थी। फिर क्या हुआ? 1991 में रिफॉर्म्स हुआ, क्योंकि 1990 में बीओपी क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहे हैं। फिर यहाँ से क्या हुआ? फिर यहाँ से हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म कर दिया। अब जब प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी सोशलिस्ट तो कम हो जाएगा ना, और प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे डाइल्यूट हो गया है। पर इसको मैं काउंटर करूँगी, यहाँ पे मैं लक्ष्मीकांत से अग्री नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि डाइल्यूट नहीं हुआ है, बल्कि जब प्राइवेटाइजेशन अगर आगे बढ़ेगा
ठीक है। तो क्या होगा, स्टेट में जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी जब बढ़ेगा तो उसको वेलफेयर को हम आगे और आइडिया प्रमोट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे वेलफेयर जब होगा, जब पैसा ज़्यादा होगा, आपके पास वॉइस ज़्यादा होगी, आप वेलफेयर अप्रोच कर सकते हैं। बस ये होगा कि पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा होना चाहिए कि वो प्रिजुडिस ना हो, बल्कि एक असेंशियल सेंस में इक्वालिटी को अचीव करा हो। तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लक्ष्मीकांत को भी काउंटर किया है, ये भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि इट्स अ बाइबल, यस इट डेफिनेटली इज, बट कहाँ पे क्या पॉइंट उठाना है, किस जगह काउंटर करना है, वो भी एक आर्ट है अपने आप में। तो यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ा पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो, दैट्स द मंत्रा। सो यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।